रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन आएगा, जो कि आपका रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन है कि प्लांट ब्रीदिंग करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन दे रखा है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, एनर्जी इससे बनती है एटीपी के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है अपने काम करने के लिए, और वो आती है उसको जब वो फूड को ऑक्सीडाइज करता है। ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके जो एनर्जी बना लेते हैं। एनिमल हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, तो वो जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खाकर एनर्जी ले लेते हैं। सेप्रोफाइट डेड मैटर को खाकर एनर्जी ले लेते हैं। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ओनली इन द सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसलोकेशन अकर इन द नॉन ग्रीन पार्ट्स। और जहाँ जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं वहां पर क्या होता है कि वहां पर नॉन ग्रीन पार्ट्स में क्या रहेगी, ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन मतलब इन द नॉन ग्रीन पार्ट्स द एनर्जी विल बी, द फूड मॉलिक्यूल विल बी ट्रांसफर। जैसे कि रूट्स है, आपके फूड जो होता है वो स्टोर हो जाता है। लीव्स बनाते हैं फूड को, पर वो रूट्स में स्टोर हो जाता है। अब आउटलाइन क्या है फोटोसिंथेसिस की, अगर इन द फोटोसिंथेसिस तो हमको पता है, हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो, उससे फूड बनता है। पर रेस्पिरेशन से वो जो फूड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में या साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होता है। और जो चीजें ब्रेक होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। कंपाउंड ऑक्सीडाइज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो तो टूटते हैं वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब कंपाउंड टूटते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। एनर्जी जो ट्रैप्ड है केमिकल बॉन्ड में, जब वो स्टेप वाइज रिएक्शन के थ्रू जो और मॉलिक्यूल टूट रहे हैं उनमें से एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर होती रहती है, एटीपी बनाती रहती है। कार्बन स्केलेटन भी, जो हम एम्फीबॉलिक की बात कह रहे थे, कार्बन स्केलेटन मतलब कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स भी कार्बन स्केलेटन जिन्हें बोला जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के, वो भी हमारे पाथवेज के थ्रू बनते हैं बायोमोलिक्यूल के। प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैस एक्सचेंज हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए होते हैं स्टोमेटा और लेंटिसेल जैसे। रीजन वाई प्लांट डोंट नीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि उनको अपनी गैस एक्सचेंज का के नीड को पूरा करने के लिए उनको लिटिल ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड, और उनको डिमांड भी नहीं है ज्यादा ऑक्सीजन की, क्योंकि उनको एनर्जी की भी ज्यादा डिमांड नहीं है, एक ही जगह रहते हैं। डिफ्यूजन से उनकी गैसेस के डिफ्यूजन से आराम से उनकी नीड्स पूरी हो जाती हैं। वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स वो काम करते हैं, और ग्रीन स्टेम में स्टोमेटास। एनर्जी रिएक्शन की दे रखी है, रेस्पिरेशन की एनर्जी दे रखी है C6H12O6। 6 ऑक्सीजन तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रही है। कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है, एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी बनते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म कैटाबॉलिज्म करते हैं। ग्लूकोज जो रिटेन होता है एंजाइम मशीनरी में वो पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोज मतलब शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। और एम्बिडेन मेयरहोफ और परनास ने डिस्कवर किया, इस वजह से ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? ये चीज तो रिपीट है, और जो क्लास में मैंने बताया उसी का रिपीट है अभी तक। यस मैम। तो रिधिका भी एंड अब आई विल ज्वाइन करिए क्लास। और इसमें एनारोबिक ऑर्गन्स हैं,
ऑर्गेनिज्म भी रेस्पिरेशन करते हैं तो उनके साइटोप्लाज्म में होती है, मतलब चाहे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप सबके लिए कॉमन है, जो ईएमपी पाथवे है। तो ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। अगर सुक्रोज से हम शुरू करते हैं तो सुक्रोज में भी एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है। और वो दोनों, मतलब फ्रक्टोज भी ग्लूकोज में ही चेंज होके ग्लाइकोलाइसिस में एंट्री ले लेता है। तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, पर उसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें हमें एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा। फ्रक्टोज भी चेंज होके ग्लूकोज के अंदर ही फिर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंट्री ले लेगा, या जो आपको यहाँ पर दिखा रखी है ये ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे है। एनसीईआरटी का ही रिएक्ट आपको इमेज यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। तो एनसीईआरटी में ग्लाइकोलाइसिस दे रखा है, हमने कॉपी में भी बना रखा है ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस। तो Yes, ma'am. तो सुक्रोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, सुक्रोज इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वापस इन्वर्टेज से वो ग्लाइकोलाइटिक में आ जाएगा, फ्रक्टोज भी ग्लूकोज में बदल कर इसी ग्लाइकोलाइसिस में आ जाएगा। 10 स्टेप का रिएक्शन है ये, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ बता रखा है। पहले ही स्टेप में जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज करके चेंज होके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और एटीपी यूज हो जाता है, और वो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन जाता है। ये रहा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यहाँ तक आ जाता है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एक इरिवर्सिबल स्टेप है ये वापस बैक नहीं हो सकता। और इसके ऊपर वाला जो स्टेप है वो रिवर्सिबल है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, वो तो रिवर्सिबल है। पर जहां जहां एटीपी यूज हुई है, जहां पर फर्स्ट स्टेप में एटीपी यूज हुई है, थर्ड स्टेप में एटीपी यूज हुई है, तो वो इरिवर्सिबल स्टेप है। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता। तो ये एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन सी एंजाइम से। फर्स्ट स्टेप हेक्सोकाइनेज से होता है गाइड, थर्ड स्टेप फ्रक्टो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फिर दो में टूट जाता है, जिसे बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इन दोनों में टूट जाता है, ये दो चीजें हैं इनमें टूट जाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सो अब ये जो दो में टूटता है, अब इसके बाद क्या होगा कि अब थ्री ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, आगे के सारे रिएक्शन क्या होंगे, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से होंगे। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से होने के बाद तो ये अभी एक एक स्टेप करके चेंज होगा। और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पहले स्टेप में ये 2 ट्रायोस बाइफॉस्फेट बनेगा, यानी 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं इसको। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर एक हाई एनर्जी का फॉस्फेट ग्रुप है। तो वो ग्रुप ये एडीपी में ऐड करेगा और एटीपी बना देगा। एटीपी बना देगा तो वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। देख रहे हो तुम, एक निकल गया। पहले 1,3 बाइफॉस्फेट थे, यानी कि उसमें दो फॉस्फेट ग्रुप थे, पर उससे एडीपी में अपना एक फॉस्फेट जोड़ दिया, और वो बन गया वो बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 1 पोजीशन वाला फॉस्फेट हट गया और सिर्फ कौन सी पोजीशन वाला रह गया, 3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और इस स्टेप में एक एटीपी भी बन गया। क्या बन गया, एक एटीपी बन गया। तो ये आपका क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पर एटीपी बना है। क्या बना है, फर्स्ट टाइम। अभी अभी ऊपर तो एटीपी यूज हुए थे, पर यहाँ पर एटीपी बना है पहली बार स्टेप में। और अब Yes, ma'am. इससे से टू फॉस्फ अब ये आइसोमराइ 3 फॉस्फोरेट से ये 2 फॉस्फेट बन जाता है। आइसोमराइजेशन होता है इसका भी, मतलब 3 पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप अब कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, 2 पोजीशन पे, और ये 3 से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो अब ये 2 फॉस्फो इनॉल पायरुवेट बन जाता है, इनॉल ग्रुप लग जाता है इसमें।
एक वाटर भी निकल गया, तो टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया। और अब ये भी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो टू फॉस्फोइनॉल क्या फॉस्फेट ग्रुप अब हटा देगा, क्या हटा देगा, फॉस्फेट ग्रुप हटा देगा और एडीपी को दे देगा, और उससे फिर वो भी दोबारा किसमें बदल जाएगा, एटीपी में, एटीपी बन जाएगी। और पायरुवेट एसिड जो हम बनाना चाहते थे फाइनली वो बन जाएगा। बन जाएगा। ये आपको याद करना है पूरा रिएक्शन स्टार्टिंग से लेकर। आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर एटीपी यूज हुए हैं, कहाँ पर एटीपी बने हैं, कौन से स्टेप्स में। और आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में एनएडीपी, एनएडीएच भी बनता है, इसे भी भूलना नहीं है, ये क्योंकि एनएडीएच थ्री एटीपीज बनाता है। तो आपको थ्री ये ग्लिसराइड फॉस्फेट से जब थ्री बायफॉस्फोग्लिसराइड बनता है तब एनएडीएच कम भी होना। दिखाने हैं कि वहां एनएडीएच बनते हैं। क्लियर। यस मैम। अब आपको यही स्टेप्स में दे रखा है, जो हमने साइकिल में समझा वही आपके स्टेप्स में दे रखा है। अब मैम ये पूरी साइकिल याद करनी है स्टेप बाय स्टेप? हाँ, पूरी साइकिल याद करनी होती है। ओके मैम। ग्लाइकोलाइसिस में आता है तो आप पूरी साइकिल ही बनाने को आती है, तो फुल साइकिल बनानी होती है ग्लूकोज से, लिखनी नहीं होती। ओके मैम। बना भी देते हैं तो इनफ, मतलब इनफ होता है उस। ओके मैम। फेट ऑफ पायरुविक एसिड, अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ पे मैंने ग्रीन से मार्क किया, हाईलाइट किया है कि ये पायरुविक एसिड का अब क्या होता है, मतलब पायरुविक एसिड तो बन गया, इसके आगे ये क्या साइटोप्लाज्म में बना है, तो उसके आगे अब क्या रिएक्शन होगा इसका, ये हमें बताना है। तो पायरुविक एसिड का फेट क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो इसके तीन फेट दिखा रखे हैं। पहला तो लैक्टिक एसिड बनाना, कि पायरुविक एसिड किस में बदल सकता है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकारियोट में, यूनिसेलुलर यूकारियोट में बन सकता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी इसका आगे का हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो सकता है। अब फर्मेंटेशन में आपको ये चार्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये रहा। इसमें क्या दिखा रखा है, ग्लूकोज जैसे ये रिएक्शन चल रहा था यहाँ तक तो सेम चलता है पायरुविक एसिड तक, ये वाला ही रिएक्शन दिखाया है शॉर्ट में। जो अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस यस। पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था वही रिएक्शन इसमें पहली बार तो यही दिखा रखा है कि ये फर्स्ट रिएक्शन शो कर रहा है, बीच बीच में स्टेप्स छोड़ छोड़ कर वो यही शो कर रहा है कि ये ग्लाइकोलाइसिस को शो कर रहा है कि ग्लूकोज से ग्लूकोग्लिसराइड थ्री फॉस्फेट बना, उससे एनएडीएच बन गया, और थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फाइनली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो गया। अब पायरुविक एसिड है, अब वो उसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो लैक्टिक एसिड बना सकता है या तो वो इथेनॉल बना सकता है। कौन सी फर्मेंटेशन चल रही है उसके बेसिस पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चल रही है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, और अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन चल रही है तो इथेनॉल बनाएगा, क्योंकि अल्कोहल का नाम क्या है, इथेनॉल। ठीक है। लैक्टिक यस मैम। एसिड में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदलेगा, और ये मसल्स में भी होती है हमारे, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, कौन सी एंजाइम रिएक्शन करती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और एनएडीएच बना से एनएडी पॉजिटिव बन जाता है। डिहाइड्रोजनेज जहां भी आएगा, यानी हाइड्रोजन्स रिमूव होने का एंजाइम है वो, कैसी एंजाइम है, हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे तो एनएडीएच वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनएडी पॉजिटिव में। यहाँ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, इसमें भी एनएडीएच किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एनएडी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ ये हाइड्रोजन्स रिमूव हो रहे हैं और लैक्टिक एसिड बन जा रहा है, पायरुविक एसिड से किस में बन जा रहा है, लैक्टिक एसिड बन ऑक्सीडाइज हो, NaDH क्या होगा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज अल्कोहल भी बन सकता है, ये अल्कोहल है। और इस वाली फर्मेंटेशन को क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, जहाँ पायरुविक एसिड से क्या बनता है, इथेनॉल। ठीक है। तो ये दो तरह की फर्मेंटेशन दिखा रहा है, ऊपर लैक्टिक एसिड बना रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नीचे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसमें पायरुविक एसिड जब, पर इससे अलग क्या है, इसमें इथेनॉल और एक कार्बन डाइऑक्साइड है।
क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी रिलीज लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन द ग्लूकोज। 7% एनर्जी से कम ग्लूकोज में रिलीज होती है। इज पॉइजन टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। ईस्ट पॉइजन, मतलब ईस्ट के अगर आसपास अल्कोहल रहेगी 13% तो ईस्ट मर भी सकती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। हाँ मतलब वो जिंदा रहेगी, पर अगर 13% तक होने लग गई, बिल्कुल बराबर 13% हो गई, तो अल्कोहल की प्रेजेंस की वजह से ईस्ट मर जाएगी, से पॉइजनिंग हो जाती है ईस्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एनर्जी एक्सट्रैक्शन सिंथेसाइज एटीपी। मतलब यहाँ पर हम पूरी पूरी ग्लूकोज को ब्रेक करना है और एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एटीपी बनाने में काम आ रही है। कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया oxygen releases CO2, require oxygen and releases the CO2। ऑक्सीजन को यूज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। दो मेन इवेंट होते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 molecules ऑफ CO2। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कल हमने बताया था क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है ये। और passing of electrons removed as from as the hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP inner membrane of mitochondria। नेट सेल रिएक्शन भी मैंने तुमको दे रखा था। पायरुविक एसिड कोएंजाइम में NAD पॉजिटिव Mg, ये लिंक रिएक्शन है, नेट सेल नहीं है। जो मैंने कल लिखवाया था वो नेट सेल है, वो बाद में आएगा। पहले अभी क्या है, लिंक रिएक्शन दिखा रहे हैं कि पायरुविक एसिड कैसे कन्वर्ट हुआ है, किसमें कन्वर्ट हुआ है पायरुविक एसिड? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए भी एंट्री करेगा किसमें? क्रेब्स साइकिल में। इसके लिए एंजाइम चाहिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और Mg2+ उसका क्या है? कोफैक्टर। एक NADH यहाँ भी बनेगा जो फर्स्ट स्टेप पे बन रहा है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रही है, 2 कार्बन की, और एक CO2 निकल जा रहा है क्योंकि 3 कार्बन का, एक CO2 निकल गया, तो ये कितना का हो गया? 2 कार्बन का। और एक NADH भी बना। ये याद करना है बना बना के आप। जब आप बना बना के ये साइकिल्स याद करोगे एनसीईआरटी की, तब आपको ये क्रैप साइकिल्स बना पाओगे एग्जाम में भी, और मार्क्स भी मिल पाएंगे। आएंगे ना? तो कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आप देख रहे हो कि एसिटाइल कोएंजाइम में किससे ज्वाइन हो रही है? इट इज ज्वाइनिंग विद व्हाट? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है, उसपे ये 2 कार्बन का जुड़ गया, इधर आया, ये 2 कार्बन का इधर से आया, तो ये 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाया। क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, तो इस वजह से इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और दूसरा, इसका जो साइंटिस्ट था जिसने इसे डिस्कवर किया था, वो क्रेब्स नाम का साइंटिस्ट है, इसलिए उसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। तो नाउ सिट्रिक एसिड साइकिल रिमूव, आगे जब चलेगी सिट्रिक एसिड साइकिल, तो बता रहे हैं कि 6 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और NAD पॉजिटिव वापस क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड हो जाएगी। NAD पॉजिटिव रिड्यूस होके NADH और H पॉजिटिव बन जाएगी। यानी सिट्रिक एसिड से प्रोटॉन्स ले लिए NAD पॉजिटिव ने और NADH बना लिया, और CO2 निकल चुकी है, तो 6 कार्बन से 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो हमें ये याद रखना है कि सेकंड स्टेप में सिट्रिक एसिड से एक CO2 निकलकर और एक NADH बनकर क्या बदल जाता है? इसमें बदल जाता है सिट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, उसमें से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और एक और बार प्रोटॉन्स ले लेती है ये, और NADH बन जाते हैं, और एक ADP से ATP भी बन जाता है। वैसे तो बुक में GTP भी दिया दिखा रखा होगा, पर GTP किसके फॉर्म में सेव हो जाता है? ATP के फॉर्म में सेव हो जाता है, यानी GTP की जगह क्या बन जाता है? ATP। और सक्सीनिक एसिड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? सक्सीनिक एसिड, जो कि 4C एसिड है, 4 कार्बन एसिड है। अब सक्सीनिक एसिड FAD पॉजिटिव को FADH2 में कन्वर्ट कर देता है। FAD पॉजिटिव में प्रोटॉन्स डालकर FADH2 बना, और FADH2 मैलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड उससे 4 कार्बन के मैलिक एसिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
और मैलिक एसिड में एक और बार एनएडीएच बनता है। तो एनएडीएच बस 3 जगह बने हैं। एक आपके सिट्रिक एसिड वाले स्टेप में, सिट्रिक एसिड से जब कीटोग्लूटारिक बना तब एनएडीएच बने हैं और CO2 भी निकला है। फिर उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में भी जब अल्फा कीटोग्लूटारिक किस में बदला है, सक्सीनिक में, तब भी एनएडीएच बना और CO2 भी निकली और एक एटीपी भी बना, 3 चीज बनी। उसके बाद FADH2 बना। जब सक्सीनिक किस में बदला, मैलिक में, तब क्या बना, FADH2। और उसके बाद भी एनएडीएच, सभी स्टेप्स में यानी एनएडीएच निकल रहा है, सिर्फ सक्सीनिक से मैलिक वाले में FADH निकल रहा है उसकी जगह। एनएडीएच ना निकल के क्या निकल रहा है, FADH। तो ये याद रखना है, इतने ही तो स्टेप्स हैं। और इसमें मैं बस एक स्टेप में FADH बन रहा है, बाकी स्टेप में NADH बन रहे हैं। तो एक बार पायरुविक एसिड जब एंट्री लेगा तो कितने NADH बन रहे हैं? साइकिल के अंदर तो 3 बन रहे हैं और एक लिंक रिएक्शन। यस मैम। साइकिल के अंदर तो 3 NADH बन रहे हैं। ये जो नीले नीले में स्काई ब्लू में दिखा रखा है कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। और एक लिंक रिएक्शन में भी जब पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम, तब भी यहाँ पर भी एक NADH बनता है। तो अगर एक ग्लूकोज की बात होगी तो NADH तब कितने टोटल बनेंगे, एक ना बनकर यहाँ कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और ये 3 ना बनकर तब कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 3 एक साइकिल के और 3 दूसरी साइकिल के। और FADH2 यस एक मैम। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। FADH2 भी 2 बनेंगे, यस मैम। एक साइकिल के लिए एक और दो साइकिल के लिए 2। दो। तो इससे हमें इनके ATP भी कैलकुलेट करने होते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो हमारे उससे टोटल नेट ATP निकल के आते हैं। साइकिल हमें याद होनी चाहिए, साइकिल हमें समझ में आनी चाहिए, तब जाके हमारा यस मैम। सही रहेगा, पेपर में हम लिख पाएंगे। नेट सेल रिएक्शन लिख दिया अब हमने। नेट सेल रिएक्शन मतलब टोटल F4 NADH अंदर, NAD पॉजिटिव अंदर गए और NADH बने हुए। और FADH बन गया था तो 1 ही निकला। ये एक साइकिल के लिए है। और 2 साइकिल 2 पायरुविक एसिड के लिए क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, हर चीज क्या हो जाएगी, डबल। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज, देखो दे रहा है ये होल प्रोसेस में क्या दे रहा है, NADH कितने दे रहा है, 10 दे रहा है ना, 10 दे रहा है होल ग्लूकोज के लिए। इन द होल ग्लूकोज, लास्ट में जो रिएक्शन के नीचे जो दे रखा है कि 10 NADH बनेंगे, 2 FADH बनेंगे, 2 GTP बनेंगे। क्लियर? आपका सी फ्री टाइम यस पे। मैम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, NADH produced in the citric acid cycle oxidized dehydrogenase electron। ये जो हमने कल एक वो पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 वो जो दिए हुए थी NCERT में भी, इसकी बुक में डायग्राम दे रखा है। तो ये वही कॉम्प्लेक्स हैं और इनके बारे में लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम दे रखा है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम दे रखा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कल हमने लिखे थे। दीज वी हैव रिटन NADH1, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 साइटो, यस मैम। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम AA3, और कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज। ठीक है। यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स को NADH और FADH से लेकर और आगे आगे चैनलाइज करती हैं जब तक ये कॉम्प्लेक्स 4 तक ना पहुंच जाए। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को क्यों चाहिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स को जोड़कर वाटर बना रहा है। जब ये ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स को, ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर कौन ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है ताकि वाटर बन जाए। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो जो बार बार प्रोटॉन बाहर पंप किए जा रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन पंप हुए, यहाँ आए प्रोटॉन, यहाँ आए, ये प्रोटॉन फाइनली फिर ये सारे के सारे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया में लगे हुए F0 F0 पार्टिकल के थ्रू बाहर निकल आते हैं। कल मैंने जो बोला था यहाँ से यहाँ
मूव कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना होता है। मैट्रिक्स से उन्हें बाहर पंप किया गया था, मैट्रिक्स में वापस आते हैं। जब मैट्रिक्स में वापस आएंगे तो एटीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एटीपी। ATP। यहाँ पे देख दिखा रखा है, देखो F0 F1 पार्टिकल दिखा रखा है। इसको कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स 5। तो कॉम्प्लेक्स 5 एनर्जी रिलीज्ड यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस पार्टिकल। कॉम्प्लेक्स 5 जो हाइड्रोजन इससे मूव करके जाते हैं, उसकी एनर्जी से एटीपी बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0। F1 इज हेड पीस, इज अ पेरिफेरल, बाहर की तरफ मिलने वाला प्रोटीन है F1। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी तब हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ होते हैं, कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होते हैं। जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है उसे F0 बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट है उसे F1 बोलते हैं। F1 हेड की तरह है, F0 स्टॉक की तरह है, और प्रोटॉन उससे उसके थ्रू बाहर मैट्रिक्स में वापस आ रहे हैं। ठीक है। तो प्रोटॉन्स आर गेटिंग इनसाइड द मैट्रिक्स अगेन। आप देख रहे हो मेम्ब्रेन से कहाँ आ रहे हैं प्रोटॉन्स? मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आ रहे हैं। इधर लिखा है इनर मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर की इनर मेम्ब्रेन शो हो रही है। तो मेम्ब्रेन के बाहर इकट्ठे हो गए थे सारे प्रोटॉन्स, यहाँ इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे होती है, ऐसे जिगजैग। और इसी जिगजैग मेम्ब्रेन में होता है F0 F1 पार्टिकल। तो ये प्रोटॉन सारे के सारे इससे क्रॉस करके बाहर आ रहे हैं F0 F1 पार्टिकल से, और मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं, और उसी के थ्रू क्या एडीपी से पीआई जुड़कर क्या बनता जा रहा है? एटीपी। ये ऊपर पी। दिखा, ऊपर एटीपी बन, एरो दिखा रखा है ना, एरो। तो एडीपी यस मैम। पर एटीपी बन रहा है। तो यहाँ पर दिस इज द थिंग, कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट, ये से जो लिखा है वो हम समझा रहे थे। पैसेज ऑफ प्रोटोन थ्रू द चैनल, ये एक चैनल भी है प्रोटोन का। चैनल के थ्रू जैसे ही प्रोटोन अंदर आए तो इनके थ्रू एक फोर्स क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल केमिकल ग्रेडियंट भी बैलेंस हो गया। प्रोटोन उस तरफ ज्यादा थे तो उस तरफ पीएच ज्यादा हो रहा था, अब पीएच भी बैलेंस हो गया, और एटीपी भी बन गए। क्या बन जाएंगे? एटीपी बन जाएंगे। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में बताया है कि ये सारे के सारे जो रिएक्शन है, चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो, टीसीए हो, ये हमेशा एक के बाद एक नहीं हो रही होती। जैसे हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होएगी, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल होएगी, और उसके बाद ईटीसी होएगी। हर वक्त माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी चीजें ऑन रहती हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस भी चलती रहती है, क्रेब्स साइकिल भी चलती रहती है, और ये ईटीसी भी चलती रहती है, क्योंकि हर चीज की जरूरत पड़ती रहती है। एनएडीएच की जरूरत पड़ती रहती है, एनएडी पॉजिटिव की जरूरत पड़ती रहती है, और ग्लूकोज भी हमेशा हमारी बॉडी में कभी कम कभी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस वाइज स्टेप है, सीक्वेंस वाइज ना होकर ये हमेशा ऑलवेज ऑन रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेल कंडीशन। सेल की क्या कंडीशन, सेल की क्या नीड है, उसके बेसिस। नेट गेन कितने होने चाहिए हमारे? एटीपी के लास्ट में लिखा है 36 एटीपी के मॉलिक्यूल नेट गेन होने चाहिए। ठीक है। फर्मेंटेशन एंड एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस। फर्मेंटेशन और एनरोबिक, फर्मेंटेशन को एनरोबिक भी बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। एरोबिक किसको बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल को बोलते हैं एरोबिक। Fermentation may account only the partial breakdown of glucose, whereas the aerobic respiration is completely degraded to CO2 H2। पार्शियल, अगर आधा अधूरा टूटेगा ग्लूकोज तो क्या कहलाएगा? फर्मेंटेशन। उसमें पूरा पूरा CO2 नहीं बनता, क्योंकि फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बना है या अल्कोहल बना है। पर एरोबिक में क्या होता है? फुल टूटता है CO2 और वाटर। फर्मेंटेशन में गेन एटीपी का सिर्फ क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। जबकि एरोबिक में क्या बन रहा है? 36 बन रहा है। तो कितने ज्यादा गुना ज्यादा बन रहे हैं एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ज्यादा एनर्जी बनाती है।
और NADH को ऑक्सीडाइज करके NAD पॉजिटिव में फिर दोबारा से स्टेप बाय स्टेप ATP बनाए जाते हैं। अब एम्फीबॉलिक पाथवे, ये पाथवे मैंने आपको बनाने को दी है, ये बुक में दी हुई है। इसको बनाना है आपको कि किस तरह से फैट भी एसिटाइल कोएंजाइम ए वाली पॉइंट पे क्रेब्स साइकिल में एंट्री लेते हैं। जैसे हमने तो अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से क्रेब्स साइकिल बनते हुए देखी, पर हम खाने में तो फैट भी खाते हैं, हम खाने में प्रोटीन भी खाते हैं। तो फैट भी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जब एंजाइम फैट को तोड़ने वाली एंजाइम जब उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ती है, तो और भी फैटी एसिड के भी और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं जिन्हें बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, जिनका प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो फैट से बनी हुई एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बाद में किसके थ्रू ATP बनाती है? क्रेब्स साइकिल के थ्रू ATP बनाती है और CO2 निकालती है। यानी फैट का खाना भी हमें एनर्जी देता है, जैसे ही ग्लूकोज का खाना हमें एनर्जी दे रहा है क्रेब्स साइकिल के थ्रू। तो फैट भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे पहले, और फिर वो किस में आ जाएंगे? क्रेब्स साइकिल में। प्रोटीन भी अमीनो एसिड में प्रोटीएज के थ्रू ब्रेक होंगे, और डीएमिनेशन के थ्रू वो पायरुविक एसिड बनाएंगे, और पायरुविक एसिड के को फिर वापस एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होएगा, और कन्वर्ट होकर वो क्या होगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर आ जाएगा। तो ये दोनों प्रोटीन और किसके रिएक्शन है? दीज आर द रिएक्शन ऑफ प्रोटीन एंड ऑफ फैट ब्रेकडाउन। मतलब दूसरे फूड प्रोडक्ट्स भी हमारे एम्फीबॉलिक पाथवे में एंट्री ले सकते हैं। और क्रेब्स साइकिल में प्रेजेंट सक्सिनाइल कोएंजाइम है, और दूसरे मैलिक एसिड हमने देखा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो ये सब क्या है? और दूसरी चीजों को बनाने के काम। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जिसको मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि ये आपको लिख के लाना है, तो दिस इज व्हाट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। कोई भी आप कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो, तो फूड को ब्रेक कर रहे हो, तो उसमें कितना CO2 निकला और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, हमने कितना ऑक्सीजन यूज करके कितना CO2 निकाला, वो कहलाता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। RQ का फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ CO2 रिमूव्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तो ये आपको लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। कार्बोहाइड्रेट के लिए तो ये बनाता है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन यूज होती है उतने ही CO2 निकलते हैं। जैसे 6 ऑक्सीजन यूज होती है और 6 ही CO2 निकलते हैं। पर फैट के लिए क्या होते हैं? लेस देन 1। फैट के लिए लेस देन 1 आता है, क्योंकि CO2 ज्यादा निकलती है और ऑक्सीजन, सॉरी, CO2 कम निकलती है और ऑक्सीजन ज्यादा यूज होती है फैट को तोड़ने के लिए। और प्रोटीन के लिए कितना आता है? 0.9। तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आता है। यानी किसी में ज्यादा ऑक्सीजन लगती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस में लग रही है? सबसे कम जिसका वैल्यू है, यानी फैट। फैट की 0.7 वैल्यू है ना, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी। फिर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी यानी कि कम ऑक्सीजन लग रही है, तो फिर फैट के बाद आएगी प्रोटीन की, और प्रोटीन के बाद आएगा कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो ये आपका चैप्टर है जो हमने ऑनलाइन क्लास के थ्रू रिवाइज किया है पूरा। और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डी वाला आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, ये होमवर्क दे रखा है, तो ये कॉपी में आपका डायग्राम बन जाए। और ये हम कर चुके हैं सारा, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, यस मैम। स्ट्रक्चर ऑफ ATP सिंथेसिस, ये सब हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ओके मैम। को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब ये क्लास अभी एंड होने वाली है, तब तक हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्लांट ग्रोथ वाला है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में। यस मैम। कैसे ग्रो होते हैं पौधे, कैसे डेवलप होते हैं, उसके बारे में आपका चैप्टर है। तो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी थी। एनिमल फिजियोलॉजी शुरू होने से पहले आपको क्या पढ़ा दिया? प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब पौधे फिजियोलॉजी। कैसे खाना बनाते हैं, और पौधे कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, पौधे कैसे अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं, वो बता दिया। तो अब यस मैम। एनिमल का समझना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि एनिमल थोड़ा सा टफ होते हैं, इसलिए एनिमल को क्या कर रहे हैं बाद में बता रहे हैं। एनिमल की रेस्पिरेशन, एनिमल की क्या, ह्यूमन की बताते हैं, क्या बताते हैं? यस मैम। ह्यूमन। हाँ, तो इसीलिए प्लांट का खत्म हो जाएगा, थर्ड चैप्टर है ये, इसलिए थोड़ा सा हम इसको समझ लें पावर पॉइंट से।
You are able to see plant growth and यस मैम। तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंट्रोडक्शन में दे रखा है सेल जो प्लांट का है वो जायगोट से बनता है। जैसे हर कोई सेल बनता है जायगोट से ही, तो पौधे का बीज ही क्यों ना हो, वो बीज भी किससे बना है, जायगोट से बना है। जब जायगोट के अंदर जाइगोट से। एम्ब्रियो डिवाइड होके, और एम्ब्रियो डिवाइड हो उसने छोटा सा सीड बना लिया। जायगोट प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ सेल, जायगोट ने क्या बनाया है, नंबर ऑफ सेल बनाए, उससे उसने रूट्स बनाई, उससे उसने स्टेम बनाई, और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, ऑर्गेनिज्म के टिश्यू बनने लगे, ऑर्गेनिज्म के क्या बनने लगे, उससे ऑर्गन बनने लगे। जैसे टिश्यूज ऑर्गन। जैसे छोटा ह्यूमन एम्ब्रियो भी धीरे धीरे हर महीने अपनी उंगलियां उसकी बनती रहती हैं, पैर बनते रहते हैं, उसका दिल बनता है, उसके पेट बनता है। ऐसे ही अगर कोई बीज से पौधा बन रहा है तो उसकी जड़ बनती है, उसके स्टेम बनने लगते हैं, उसके बीज के उसके लीफ बनने लगते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो, तो पौधा बड़ा होता जा रहा है जब बीज में से जर्मिनेशन हो रहा है। तो जायगोट से बना तो है, पर वो डेवलप भी हो रहा है, वो अपने सारे बॉडी पार्ट्स बना रहा है पौधा। तो डेवलपमेंट क्या डिफाइन करी गई है, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट में ग्रोथ भी हो रही है और डिफरेंशिएशन बढ़ तो रहा ही है, सेल तो नंबर बढ़ ही रहा है। सेल आज अगर 2 थे तो कल 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, 2 की पावर में सेल बढ़ रहे हैं। पर सेल अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन मतलब होता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। तो सेल अपने फंक्शन बदलते जा रहे हैं, सेल अपने स्ट्रक्चर बदलते जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट में आता है आपका, दोनों चीजें आएंगी डेवलपमेंट में, ग्रोथ भी होना जरूरी है और डिफरेंशिएशन होना भी जरूरी है। इज इट क्लियर? आर यू एबल टू सी? यस मैम। सही है। तो ग्रोथ बताना है, ग्रोथ में भी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज। ग्रोथ साइज या वॉल्यूम या मास में एक इरिवर्सिबल इंक्रीज है। इरिवर्सिबल मतलब जो वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, वैसा इंक्रीज है। एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, ग्रोथ ये होती है। ठीक है। तो ग्रोथ इज द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ग्रोथ होती है। इट इज कंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनर्जी जिनमें लगती है ऐसी प्रोसेस की वजह से वो होती है, उसका आउटकम होती है ग्रोथ। ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सेलुलर ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल एक्सपेंशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन, ये ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम दूसरी क्लास में अपनी क्लास को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद यहीं से समझेंगे। हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे और डिटेल में समझेंगे, और रूट्स के रीजन्स पढ़ेंगे कि रूट्स के जो जोन थे ग्रोथ के, जो हमने